अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कॉन्स्टेंट्स और इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। आज के दिन हमारा लेक्चर नंबर 18 है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं तो आपको पहले भी पता होगा कि इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि चेंज ना हो हम उसको कॉन्स्टेंट कहते हैं। अब थ्योरी पढ़ते हैं। कॉन्स्टेंट इज़ अ क्वांटिटी। कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है डेट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती। क्वांटिटी यानी कि मिकदार, एक ऐसी मिकदार जो कि प्रोग्राम चलने के दौरान चेंज ना हो, उसको हम कांस्टेंट क्वांटिटी कह देते हैं। फॉलोइंग आर टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक लिटरल कांस्टेंट की और दूसरी सिंबॉलिक कांस्टेंट्स। लिटरल कांस्टेंट क्या होते हैं? अ लिटरल कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट इज टाइप्ड डायरेक्टली इन द प्रोग्राम। लिटरल कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट होता है जो कि प्रोग्राम में डायरेक्टली टाइप कर दिया जाता है। अब प्रोग्राम में जो वैल्यू डायरेक्टली टाइप कर दी जाएगी और वो वैल्यू कभी चेंज ना होगी, यानी कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, तो वो हमारे पास लिटरल कांस्टेंट हुआ करेगा। ठीक है, कितनी दो टाइप्स हैं, एक लिटरल कांस्टेंट और एक सिंबॉलिक। तो हम लिटरल को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इट अपियर इन द प्रोग्राम वेयर इट इज नीडेड। इसको प्रोग्राम में वहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। ये वहाँ पर उनवा होते हैं जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल दी गई है, जैसे ये देखें कि सी आउट क्या है। सी आउट एक फंक्शन है जो कि आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसको सी आउट डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाएगा। तो यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड यूज़ किया गया है ये हमारे पास एक लिटरल कांस्टेंट है। इसी तरह इंट एज इज इक्वल टू 19, तो हमने एक वेरिएबल एज लिया, उसकी डाटा टाइप इंटीजर है और उसमें 19 ये वाली वैल्यू स्टोर करवाई, ये वैल्यू स्टोर करवाई। अब ये वैल्यू कभी आपने सुना है कि 19 जो है वो 20 बन गया? कभी भी नहीं। तो 19 ही रहता है। तो इस 19 वैल्यू को हम कहेंगे ये लिटरल कांस्टेंट है। ठीक हो गया। अब लिटरल कांस्टेंट की मज़ीद आगे टाइप्स आ गई हैं जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ लिटरल कांस्टेंट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल कांस्टेंट्स आर एज फॉलोस। सबसे पहले इंटीजर कांस्टेंट हुआ करेगा, यानी कि कोई इंटीजर वैल्यू हुआ करेगी, फिर फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट हुआ करेगा, फिर करैक्टर कांस्टेंट और फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट। एग्जांपल मैं दे देता हूँ, इंटीजर की कोई ले ले, फर्ज किया मैं 2 ले लिया, तो ये क्या है? ये इंटीजर कांस्टेंट होगा। अगर 2.5 पॉइंट वाली वैल्यू कोई ले ली तो ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा। अगर मैं इसी चीज़ को कोमास के अंदर लिख देता हूँ तो ये करैक्टर कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर मैं फ़र्ज़ कर लिखता हूँ कि 2 3 4 5, ठीक है, तो इसको डबल कोटेशन के अंदर लिख देता हूँ तो ये हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट बन गई। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल्स दे दी हैं, बाकी इनकी डेफिनेशन वगैरह हम स्टडी कर लेते हैं और इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट आर न्यूमेरिक वैल्यूज़। ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती है विदाउट फ्रैक्शन, जिसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होती, कोई कसर नहीं होती और कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता, यानी कि इशारिये के बगैर वाली और बटे के बगैर वाली जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी उनको हम इंटीजर कांस्टेंट्स कहा करेंगे। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स कांस्टेंट्स आर यूज्ड। ये कांस्टेंट था तो ये वैल्यूज़ पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। अगर माइनस साइन लगा है तो ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट होंगे, और अगर कोई साइन यूज़ नहीं किया गया तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। एग्जांपल है, सम एग्जांपल ऑफ इंटीजर कांस्टेंट्स आर एज फॉलोज। जैसे कि ये आ गया 87 45 -10 -5। ये क्या है? ये इशारिये के बगैर वाली, फ्रैक्शन के बगैर वाली वैल्यूज़ है। अगर माइनस है तो ये माइनस वाली वैल्यू है, और अगर कोई साइन यूज़ नहीं किया गया तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव तस्वर की जाएगी। हाँ, अगर एल यूज़ कर दें तो ये ज़ाहिर करता है कि एक बड़ी इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, अगर हम एल लिखेंगे तो ये लॉन्ग इंटीजर वैल्यू को शो करेगा। जैसे ये बड़ी वैल्यू थी तो साथ एल लगा दिया, ये बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है इसके साथ भी एल लगा दिया। ठीक है, लॉन्ग इंटीजर के लिए, यानी कि लंबा। ठीक है, तो लंबा जो है वो ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है और ज़्यादा छोटा भी हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा छोटा था और ये बहुत ज़्यादा बड़ा था, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, इसके लिए लॉन्ग ज़ाहिर करने के लिए एल लगा दिए। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स देखें तो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स आर न्यूमेरिक वैल्यूज़। ये ऐसी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं जिनमें फ्रैक्शन भी होती है और डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव फ्रैक्शन या फिर डेसिमल पॉइंट होगा।
इसमें भी बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, और अगर माइनस साइन है तो वो नेगेटिव वैल्यू होगी, और अगर कोई साइन यूज़ नहीं किया गया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी। हाँ, इसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को शो करवाने के लिए एफ़ का यूज़ किया जाता है। स्मॉल एफ़ भी हम यूज़ कर सकते हैं या फिर कैपिटल एफ़। एग्जाम्पल्स आ गए हैं, तो ये देखें फ्लोटिंग पॉइंट वाली एग्जाम्पल है, एफ़ लगा हुआ है यानी कि ये फ्लोटिंग पॉइंट गुजार करता है। और इफ़ एफ आर एफ इन नॉन यूज द वैल्यू इज कंसिडर्ड एज डबल, अगर एफ़ को हम यूज़ नहीं करेंगे तो इस वैल्यू को डबल कंसिडर किया जाएगा। डबल क्या होता है? डबल डाटा टाइप है, जो कि हम डाटा टाइप वाले लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करके आए थे। और ये वाली एग्जांपल्स हमारे पास आ गई, ये अब डबल के शो कर। अल्लाह अकबर। अब देखें, अगर एल यूज़ करेंगे तो ये लॉन्ग डबल को शो करेगा, जिस तरह ये आ गया। ठीक है, करेक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं? सिंगल कोटेशन में कोई भी चीज़ लिख दें तो वो करेक्टर कांस्टेंट बन जाता है। ठीक है, रिटन इन सिंगल कोट्स। अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, इसमें अल्फ़ाबेट करेक्टर्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल भी हो सकते हैं। एग्जांपल है, ये देखें तो ये अल्फ़ाबेट है, ये भी अल्फ़ाबेट नहीं, ये लेटर है, ये भी लेटर है, ये डिजिट है, ये स्पेशल सिंबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह आना था, यानी कि एक इस तरफ आनी थी, एक कोमा इस तरफ और एक कोमा इस तरफ, सिंगल कोटेशन है ना, तो ये मिस्टेक हुई ज़रा सी। अब देखें, स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होते हैं? अ सेट ऑफ करेक्टर्स रिटन इन डबल कोटेशंस, जो डबल कोटेशंस में लिखे जाएं और सेट ऑफ करेक्टर्स होते हैं, उनको हम स्ट्रिंग कांस्टेंट्स कहते हैं। इट मे कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेटिक करेक्टर्स, ये अल्फ़ाबेटिक करेक्टर से मिलकर बन सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स जैसे दी गई है, पाकिस्तान। ठीक है, एक से ज़्यादा करेक्टर्स हैं, यानी करेक्टर का मजमूआ है, सेट ऑफ करेक्टर है, डबल कोटेशन में लिखा गया है, स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग कांस्टेंट है। इसी तरह ये भी स्ट्रिंग कांस्टेंट है, यहाँ पे डबल कोटेशन आएगा। ठीक है, अब सिंबॉलिक कांस्टेंट, पहली टाइप हमने पढ़ी थी लिटरल कांस्टेंट्स, यानी कि जिसमें डायरेक्ट ही हम एंटर कर देते थे। अब ये हमारे पास सिंबॉलिक कांस्टेंट्स आएंगे। अ सिंबॉलिक कांस्टेंट इज अ नेम गिवन टू द वैल्यूज दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। सिंबॉलिक कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट होते हैं, ऐसे नेम होते हैं। सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होता है? एक नाम होता है जो कि वैल्यूज़ को दिया जाता है, जो कि कभी भी चेंज नहीं होती। जब हम आगे से मज़ीद पढ़ेंगे ना, उस वक्त समझ आएगी। सिंबॉलिक कांस्टेंट एक नाम होता है जो कि वैल्यू को दिया जाने वाला एक नाम है, जो कि कभी भी चेंज वैल्यूज़ नहीं होती। ठीक है, अ कांस्टेंट्स मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, इस कांस्टेंट को इनिशियलाइज करना पड़ता है। जिस तरह हम वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन पर क्या आए थे ना, इसी तरह इस कांस्टेंट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। आप जब कांस्टेंट इनिशियलाइज हो जाए तो इसकी वैल्यू फिर कभी भी चेंज नहीं कर सकते हम, जब तक कि जहाँ पे इनिशियलाइज किया है वहाँ पे इसको, यानी कि किसी की वैल्यू चेंज ना करें। ठीक है, इनिशियलाइज के बाद फिर हम इसकी वैल्यू नहीं चेंज कर सकते। सिंबॉलिक कांस्टेंट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ वैल्यू दैट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन अ प्रोग्राम। सिंबॉलिक कांस्टेंट्स वो वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं जिस वैल्यू को बार बार अपने प्रोग्राम में यूज़ किया जा रहा हो। ठीक है, बार बार एक वैल्यू यूज़ की जा रही थी, मैंने उसको एक कांस्टेंट बना दिया, जहाँ पे वो वैल्यू यूज़ हो जा रही है मैं वहाँ पे इस कांस्टेंट का यूज़ कर लिया करूँगा। ठीक है, तो ये सिंबॉलिक कांस्टेंट्स। तो जैसे पाई को मैंने वैल्यू दे दी ये वाली, ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंबॉलिक का कांस्टेंट बन जाएगा। पाई कैन बी रिटन इन प्रोग्राम वेयर इट्स वैल्यू इज रिक्वायर्ड। अब जहाँ कहीं भी मैं पाई यूज़ करूँगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है, और इसको मैं हर जगह पे यूज़ कर सकता हूँ जहाँ मुझे ये वैल्यू की ज़रूरत हो, और इसकी वैल्यू अब चेंज नहीं हो सकती क्योंकि हमने इसको पहले इनिशियलाइज कर लिया है। सिंबॉलिक कांस्टेंट्स कैन बी डिक्लेयर्ड इन टू वेज, इसको दो वेज से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, या कांस्टेंट्स क्वालिफाइड को यूज़ करते हुए या डिफाइंड डायरेक्टिव को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो ज़्यादातर डिफाइंड डायरेक्टिव को यूज़ किया जाता है, और डिफाइंड डायरेक्टिव को यूज़ करते हुए हम इसका प्रोग्राम भी देखेंगे। ठीक है, ये कांस्टेंट्स क्वालिफाइड क्या होते हैं और डिफाइंड डायरेक्टिव क्या होते हैं, तो चलिए आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। कांस्टेंट क्वालिफाइड क्या होता है कि एक कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसमें हमने पहले इसकी डाटा टाइप, यानी कि किस किस्म का डाटा होगा, और इसका नेम, ये दोनों चीज़ें हमने पहले डिक्लेयर के टाइम स्पेसिफाई करवानी पड़ती हैं, और इसको कुछ वैल्यू जो है वो असाइन इनिशियलाइज भी करवानी पड़ती है। और जब इनिशियलाइज करवा दें उसके बाद प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान हमारे पास वैल्यू चेंज नहीं होती। सिंटैक्स इसका ये है कि ये सिंटैक्स हमारे पास आ गया, कांस्टेंट इंट n इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे सिंटैक्स नहीं लिखा गया, तो सिंटैक्स यहाँ पे आता था कांस्टेंट, यानी कि कॉन्स्ट
कॉन्स्ट आगे आ जाती थी डाटा टाइप। अब ये इसके साथ डाटा टाइप आएगी, डाटा टाइप, ठीक है। और आगे आएगा हमारे पास नेम, यानी कि जो भी हम नाम रखना चाहते हैं, या आइडेंटिफाइड लिख लें, क्योंकि प्रोग्रामिंग में नेम की जगह यानी कि किसी भी चीज़ का नेम उसको आइडेंटिफाइड कहते हैं। और इज़ इक्वल टू वैल्यू आया करेगी, इज़ इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है जो यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था। अब इसमें कांस्टेंट क्या होता है, कीवर्ड होता है जो कि ये वाला चीज़ है, ठीक है। डाटा टाइप क्या होती है, कांस्टेंट की टाइप को डिस्कस करती है। डाटा इंटीजर होगा, कांस्टेंट होगा, करैक्टर इंटीजर होगा, फ्लोटिंग होगा, या करैक्टर कौन सा होगा। आइडेंटिफायर क्या होते हैं, आइडेंटिफायर नाम होता है कांस्टेंट का। और वैल्यू क्या होती है, ये रिप्रेजेंट करती है वो वैल्यू, ये वो चीज़ को रिप्रेजेंट करती है जिसको हमने कांस्टेंट को इनिशियलाइज करवाने के लिए यूज़ करना है। यानी कि ये वो वैल्यू है जो कि हम कांस्टेंट को देंगे इनिशियलाइज करवाने के लिए। तो डिफाइंड डायरेक्टिव देख लें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखें डिफाइंड डायरेक्टिव जो है ये भी कांस्टेंट को डिफाइन करवाने के लिए यूज़ होता है। अब कांस्ट क्वालिफाइड और डिफाइंड डायरेक्टिव में फ़र्क सिर्फ ये होता है कि डिफाइंड डायरेक्टिव में हमें डाटा टाइप नहीं देनी पड़ती, ठीक है। डिफाइंड डायरेक्टिव स्टार्ट विद द हैश शार्प सिंबल से ये चीज़ स्टार्ट होती है, इसको सेमी कॉलन पे ख़त्म नहीं किया जाता। और इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। ये यानी कि जिस तरह हम करली ब्रेसिस में स्टेटमेंट्स लिखते थे ना, ये वो वाला काम नहीं है। जिस तरह हम इंक्लूड को यूज़ करते हैं ना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के तौर पे, इसी तरह ये भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, ठीक है। और ये कांस्टेंट को डिफाइन करवाने के लिए यूज़ होता है। अब इसका सिंटैक्स देखें तो ये शार्प डिफाइंड आइडेंटिफाइड वैल्यू, यानी कि यहाँ पे आइडेंटिफाइड यानी कि कांस्टेंट का नेम आया करेगा, यहाँ वैल्यू आया करेगी, और ये हैश डिफाइंड कीवर्ड है। तो हैश जो है ये हमारे पास शार्प सिंबल इसको कहते हैं, ये शो करता है कि हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट हो रहा है। डिफाइन जो है वो एक कीवर्ड है, और ये डिफाइन करवाने के लिए कांस्टेंट को यूज़ होता है। और आइडेंटिफाइड नेम होगा कांस्टेंट का, और वैल्यू जो हम एसोसिएट करेंगे कांस्टेंट को, ठीक हो गया। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव रिप्लेसेस ऑल ऑकरेंसेस ऑफ द आइडेंटिफाइड विद द वैल्यू, जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम में हमारे वो नेम यूज़ होगा उसकी जगह पर ये उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। द आइडेंटिफाइड इज कन्वेंशनली रिटन इन अपर केस, जो नाम होता है हमारे पास यानी कि ये जो आइडेंटिफाइड है ये आमतौर पर बड़े अपर केस में लिखा जाता है, ठीक है। कांस्टेंट का नाम जो है वो अपर केस में लिखा जाता है। तो नेक्स्ट देखें, हम एक प्रोग्राम करते हैं जिससे हमें अच्छे तरीके से हमारे प्रोग्राम की समझ आएगी। तो उन्होंने कहा है कि एक प्रोग्राम लिखें जो कि सर्कल का रेडियस इनपुट ले और डिस्प्ले करवाए सरकमफेरेंस इस फार्मूले के थ्रू, और स्टोर करवाए पाई की वैल्यू डिफाइंड डायरेक्टिव को यूज़ करते हुए। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि वाइड मेन से हम स्टार्ट करते हैं, वाइड मेन से, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो भी मेन से स्टार्ट होती है। अब ये मैंने लिख दिया वाइड मेन। अब देखिए नेक्स्ट इनपुट क्या करवाना है, रेडियस। तो पहले रेडियस को मैं यहाँ पे क्या करवाऊँगा, डिक्लेयर करवाऊँगा। तो रेडियस हमारे पास इशारे में भी हो सकता है, तो मैं फ्लोट ले लूँगा। तो फ्लोट हमने ले लिया रेडियस, और इसके बाद हमने सरकमफेरेंस को डिस्प्ले करवाना है, किसको, सरकमफेरेंस को। तो फिर यहाँ पे मैं एक और ले लूँगा हमारे पास सरकमफेरेंस का वेरिएबल, ठीक है। तो ये मेरे पास एक और वेरिएबल आ गया सरकमफेरेंस, ये भी मैंने फ्लोट का ले लिया। इसके बाद रेडियस को इनपुट करवाना है, तो इसके लिए पहले मैं क्लियर स्क्रीन लगा लेता हूँ ताकि मेरा पिछला रिज़ल्ट बार बार ना शो हुआ करे, ठीक है। इसके बाद हम सी आउट में लिखवाएंगे कि रेडियस एंटर करें, ठीक है। सी आउट में हम कहेंगे कि रेडियस एंटर करें। एक मिनट, ये इस तरह की आएगी, ठीक है। इंसर्शन ऑपरेशन ऑपरेटर यहाँ पे आएगा हमारे पास, कोमास के अंदर इंटर रेडियस के रेडियस इंटर करें, इंटर और रेडियस, ठीक है। और इसके बाद हम यूज़ करेंगे सी इन इनपुट के लिए, और सी इन किस में आएगा, रेडियस की वैल्यू है तो आर में आएगा, ठीक है। इसके बाद हम सरकमफेरेंस का फार्मूला लगा देंगे। तो सी आई आर किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई आर है, तो 2 और पाई। अब यहाँ पे हम पाई यूज़ करेंगे। तो पाई यूज़ करने के लिए पहले हमें इसे डिफाइन करवाना होगा, और डिफाइन किससे करवाना है, डिफाइन डायरेक्टिव से। तो हम ये लिखेंगे शार्प सिंबल डिफाइन, जो हम सिंटैक्स पढ़ के आए, इसका नाम जो है वो अपर केस में आएगा।
तो पी आई अपर केस में, और इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 3.141596, ये वाली वैल्यू होती है इसकी। तो ये 3.14159, ठीक है, ये मैंने लिख दी। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाय पाई लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय पाई, ये ब्रैकेट नहीं आनी, ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाय मैंने पाई लिख दिया और मल्टीप्लाई बाय आर लिख दूंगा, ठीक है, ये फार्मूला है ना। तो इसके बाद इसको सी आउट करवा लूँगा, तो सी आउट में लिख दूंगा सी आउट सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस किसके इक्वल आएगा, ये वाली वैल्यू कहाँ से उठाई जाएगी, सरकमफेरेंस से, तो सी आर आर आ जाएगा। इसके आगे वाली स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो नेक्स्ट मैं लगाऊंगा गेट सी एच, ठीक है, और इसके बाद मेरी कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो जाएगी। अब देखें कि हमारे कंपाइलर को नहीं पता सी आउट क्या है, सी इन क्या है, गेट सी एच क्या है और क्लियर स्क्रीन क्या है। तो पहले मुझे इनकी हेडर फाइल देनी होगी। तो उन हेडर फाइल को इंक्लूड करवाने के लिए मैं यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करूँगा, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, ठीक है, IO स्ट्रीम डॉट एच, ठीक है। और गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन के लिए एक और हेडर फाइल मैं यूज़ करूँगा, वो होगी हमारे पास कोनियो डाटा एच कंसोलिंग इनपुट आउटपुट, ठीक है, फंक्शन। तो ये आ जाएगा कंसोल कोनियो डाटा एच, ठीक है। तो ये हमारा सारा प्रोग्राम हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फ्लोट में हमारे पास वो कलर चेंज करके बताता हूँ, अच्छे से समझ आएगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं, ये क्लियर स्क्रीन यूज़ की गई है। यहाँ पे वो शो करवा रहा है कि हम क्या इंटर करवाना चाहते हैं, यहाँ पे वैल्यू इंटर की जाएगी। यहाँ पे ये फार्मूला है, यहाँ पे ये फार्मूले से वैल्यू उठाकर स्क्रीन पे शो करवाएगा। और ये गेट सी एच है ताकि हमारी स्क्रीन उस वक्त तक शो होती रहे जब तक कि मैं कोई करैक्टर ना इनपुट दे दूँ। और ये हमारे पास हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो गया। इंक्लूड ये IO स्ट्रीम और कोनियो इसलिए लगाई ताकि जो फंक्शन यूज़ किए हैं कंपाइलर को उनका पता चल सके। और ये डिफाइन इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू यूज़ करने के बजाय बल्कि पाई यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास कंडीशन थी क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। ऑलवेज स्टे, आप हमेशा खुश रहिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।